बेटा, अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ अक्टूबर नवंबर 2023 पेपर 52। और इसमें देखते हैं कि क्या-क्या सिचुएशन है, क्या-क्या सवालात आ रहे हैं, इसमें हमें सब चीज़ें पता चल जाएँगी। ये वाला मैंने पेपर देखा था, इतना एज़ सच कोई मुश्किल है नहीं, लेकिन इसमें 1-2 सवाल थोड़े से ट्रिकी हैं, तो मैं आप लोगों की अटेंशन चाहूँगा। आएँ बेटा, अब जैसे कि ये एक सवाल है, अ competitor in a throwing event has 3 attempts to throw a ball as far as possible। सही है? तो the random variable x denotes the number of throws that exceed 30 मीटर। भाई कितनी बार 30 मीटर से आगे गया हूँ, ये हमें x से पता चल रहा है, यानी कि एक भी बार नहीं गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4, एक बार गया, इसकी प्रोबेबिलिटी p, दो बार 30 मीटर से आगे गए, इसकी प्रोबेबिलिटी r, तीन बार 30 मीटर से आगे गए, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.15। इन्होंने क्या कह दिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 1.1, पी और क्यू की वैल्यू निकालो। बेटा आपके पास ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना हुआ है, वी नो दिस फॉर अ फैक्ट कि इन सब प्रोबेबिलिटीज को अगर मैं ऐड करूं, द आंसर विल बी इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक इक्वेशन फॉर्म कर ली, फिर उसके बाद इन्होंने क्या कह दिया कि भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 1.1, यानी कि 0 इंटू 0.4 प्लस 1 इंटू पी प्लस 2r plus 3 into 0.15 is basically equal to 1.1। तो बेटा आपकी एक और इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, बेटा आपके पास P और Q। अब यहाँ पे आपने P को सब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड R। यहाँ पे आपने से दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो आई गेस इस सवाल में कोई मसला ही नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने कह दिया है फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेरिएंस। अरे भाई जब P और R आ गया हमारे पास, सही है, तो वेरिएंस चाहिए ना। P क्या हमारे पास बेटा 0.25 है, सही है, और R है 0.2। तो अगर बेटा मुझे वेरिएंस चाहिए तो मैं वेरिएंस के लिए क्या कर रहा हूँ, 0 इंटू 0 का स्क्वायर इंटू 0.4 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 0.25 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 0.2 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 0.15 माइनस बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये आपके सीधी सीधी क्या आ जाएगी बेटा, वेरिएंस आ जाएगी। तो इसमें भी आज सच कोई मसला आप लोगों को नहीं होगा, सिंपल था ये भी सवाल। अगला सवाल क्या है जरा वो देखते हैं हम लोग। अब आ रहे हैं काम के सवाल। बेटा जॉर्ज हैज अ 5 साइडेड स्पिनर, 5 साइडेड स्पिनर है जिसपे 5 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। He spins the spinner and notes the number on the side on which the spinners land। ठीक है भाई, फेयर है ना, तो हर फेस की या हर नंबर की प्रोबेबिलिटी सेम है, सही है। अब इसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट टेक्स फ्यूअर देन 7 स्पिन्स फॉर जॉर्ज टू ऑब्टेन अ 5, यानी कि इसका डिजायर्ड आउटकम क्या है, 5 लाना। अब बेटा इन्होंने क्या कह दिया है कि इसको फ्यूअर देन 7 स्पिन्स लगे 5 लाने में, यानी कि आप तब तक ये बंदा स्पिन करता रहेगा जब तक 5 नहीं आता। नंबर ऑफ स्पिन्स आर डिस्क्रीट इन नेचर, कोई इवेंट तब तक करते रहो जब तक सक्सेसफुल नहीं होते, यानी कि जब तक 5 नहीं आता। तो ये तो हो गई टेक्निकली ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी भाई, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है 1/5, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। ठीक है मेरा बच्चा। अब फ्यूअर देन 7, अब बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग लेस देन 7। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि भाई अगर कभी भी लिखा हो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग लेस देन r, तो ये क्या होता है 1 माइनस क्यू की पावर r माइनस 1। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कहा था याद कर लें, इनफैक्ट मैंने आप लोगों को डिराइव भी करके दिखाया हुआ, आप अगर लेक्चर्स में देखें तो देखो, अगर सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5, तो फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है यार, 4/5। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4/5 की पावर लेस देन 7 है ना बेटा, रेज़ टू पावर 6। तो बेटा ये आराम से आंसर आ जाएगा। या तो फिर बेटा आप बेवकूफों की तरह करो, भाई लेस देन 7 का है ना, तो ऐसा हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में आ जाए और दूसरे अटेम्प्ट में आए और तीसरे और
चौथे और पांचवे और छठे अटेम्प्ट में आए, सही, लेस देन 7 अटेम्प्ट। बेटा पहली अटेम्प्ट में आ जाए पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू स्क्वायर पी प्लस क्यू क्यूब पी प्लस क्यू की पावर 4p प्लस क्यू की पावर 5p। इतनी ख्वारी भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर अगला क्या है, जॉर्ज स्पिन्स द स्पिनर 10 टाइम्स। अब फिक्स कर दिया कि बंदा कितनी बार स्पिन कर रहा है, 10 बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही ऑब्टेन्स मोर obtains a 5 more than 4 times but fewer than 8 times। अब फिक्स कर दिया ना कि कितनी बार स्पिन कर रहा है। अच्छा, डिजायर्ड आउटकम अभी भी यही है कि बेटा 5 आए, और 5 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/5 विच इज 0.2। अब बात यह कि फिक्स कर दिया कि कितनी बार स्पिन कर रहा है, 10 दफा। तो बेटा जब भी आपको फिक्स कर दें ये कितने स्पेसिफिक टाइम्स, तो आप बायनॉमियल पे चले जाते हैं। 10 बार स्पिन कर रहे हैं, डिजायर्ड आउटकम क्या है कि 5 आए, 5 की प्रोबेबिलिटी है 0.2। सही है। इन्होंने क्या कहा है, मोर देन 4 टाइम्स बट लेस देन 8 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, या तो 5 बार है, 6 या 7, दैट्स इट। तो बेटा अगर आप इसे बायनॉमियली कर रहे होगे तो ये क्या हो जाएगा, 10c5 0.2 की पावर 5, 0.8 की पावर 5, फिर 10c6 0.2 की पावर 6, 0.8 की पावर 4, प्लस 10c7 0.2 की पावर 7, 0.8 की पावर 3। तो बेटा आप ये इसका आराम से आंसर निकाल लेंगे, 0.0327। कोई परेशानी नहीं है, सही है। अच्छा बेटा ये तो पहले दो सवाल तो इसके बड़े सिंपल निकले। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ फैक्ट्री produces a certain type of electrical component। फैक्ट्री कोई किस्म का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बना रही है। इट इज नोन दैट 15% ऑफ द कंपोनेंट्स प्रोड्यूस्ड आर फॉल्टी। यानी कि भाई 15% फॉल्टी कंपोनेंट है। A random sample of 200 component is taken। बात ये है, number of components are discrete in nature, but बात ये है कि काउंट इतना बड़ा है कि मैं उसे बायनॉमियली कर नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने मांगा क्या है, use an approximation to find the probability that more than 40 of these components are faulty। मैं ये तो नहीं कर सकता भाई more than 40 में 41 42 43 44 45 200 तक जाऊं, इतनी बार बायनॉमियल नहीं लगा सकता। ये भी नहीं कर सकता 1 में से माइनस कर दूं लेस देन इक्वल टू 40, 41 टाइम्स तो मैं बायनॉमियल नहीं लगाऊंगा ना यार। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने डेटा को, सिंस काउंट बढ़ा हुआ है और मेरे डिजायर्ड कितने, मोर देन 40 आर फॉल्टी, फॉल्टी मेरा डिजायर्ड है, तो मेरे डिजायर्ड आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.15। 15% फॉल्टी थे ना बेटा, तो टी हो गया 0.15। टोटल कंपोनेंट्स का काउंट क्या है, 200 है। तो हम लोग दिखाएंगे कि यार मीन नंबर ऑफ फॉल्टी कंपोनेंट्स कितने हैं। तो मीन क्या होते हैं बेटा, एनपी, यानी कि 200 इंटू 0.15। तो मीन नंबर ऑफ फॉल्टी कंपोनेंट्स आ रहे हैं 30। फिर हम निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस क्या होती है बेटा, एनपीक्यू, यानी कि 200, 0.15, 0.85। तो बेटा वेरिएंस क्या आ गई, 25.5। तो अब मेरा डेटा हो गया भाई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट 30, 25.5। अब इन्होंने क्या कहा है, मोर देन 40 और फॉल्टी। अब बात यह है कि बेटा मोर देन 40 तो डिस्क्रीट है। अब बेटा जब भी आप ग्रेटर देन सम डिस्क्रीट नंबर बोलते हो तो आपको कंटिन्यूटी करेक्शन लगाना पड़ता है, और ग्रेटर देन जब भी होता है तो आप बेटा प्लस करते हैं 0.5। तो कंटिन्यूटी करेक्शन लगाने से क्या हो जाएगा, 40.5 पे। बेटा अब बात यह है कि भाई मीन नंबर ऑफ फॉल्टी कंपोनेंट से 30। तो अब मेरा डेटा अगर बायनॉर्मली नॉर्मली मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, मीन तो है 30, मोर देन 40.5 का है, इससे आगे का एरिया मांगा है इन्होंने, प्रोबेबिलिटी मांगी है ना बेटा, यानी कि आगे का एरिया। तो हम इस पे निकालेंगे इसकी जेड वैल्यू। जेड वैल्यू कैसे निकलती है बेटा, एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन रूट ऑफ 25.5। तो बेटा जेड वैल्यू टर्न आउट टू बी व्हाट, 2.079।
बेटा मुझे 2.079 से आगे की अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ये क्या हो जाएगी 1 - 5 ऑफ 2.079। फिर आप टेबल से निकाल लोगे 2.079, या तो फिर आप बेटा डायरेक्टली कैलकुलेटर पे लोअर रखोगे 2.7, लोअर रखा और आपने अपर रख दिया 10,000, आपके सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4, the heights in centimeter of 11 players in each of the two teams, the aces and jets, are shown in the following table। अब बेटा जो प्लेयर्स की हाइट्स है ना सेंटीमीटर में, 11 प्लेयर्स दोनों टीम्स के, एसेस और जेट्स के, इन्होंने हम उन सब की हाइट्स हमें रैंडमली दे दी है, यानी कि अरेंज करके भी नहीं दिया असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट रैंडम टेबल आपको दे दिया, डेटा बना के दे दिया है। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, अब अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं तो ये क्या बन रहा है, draw a back-to-back stem and leaf diagram to represent this information with aces on the left hand side of the diagram। बेटा अगर मैंने aces को रखना है लेफ्ट हैंड साइड पे तो राइट हैंड साइड पे डेफिनेटली जेट्स आ गए। सही है भाई, हमने ये बनाया। अच्छा, अब मैंने देखी सबकी हाइट्स, बेटा हाइट्स की जो रेंज है ना वो चल रही है 160 से लेकर 190 तक, 190 की रेंज तक। सही है, तो अब मैं क्या करूंगा, बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाना है ना, तो बेटा मैं क्या करूंगा, स्टेम में जितने चाहे डिजिट रख लूं, लीफ में सिंगल डिजिट ही एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने स्टेम में 16, 17, 18, 19 लिख दिया। अब बेटा मैं जेट्स में देखता हूँ 160 की रेंज में क्या क्या है। जेट्स में 160 की रेंज में 166, 168 है, बस दो हैं, तो 6,8 दो फ्रीक्वेंसी लिख दिया आगे। फिर बेटा 170 की रेंज में जेट्स में क्या है बेटा, 170, 174, 174, 175, तो बेटा 0445 चार फ्रीक्वेंसी लिख दी। सही है बेटा, अब 180 की रेंज में क्या है, 181, 181, 188, 188 चार हैं, 1188 फोर फ्रीक्वेंसी लिख दी। बेटा 190 अकेला 190, 190 ही है, तो जीरो लिख दिया, एक फ्रीक्वेंसी है। टोटल भाई 11 आउटकम हो गए। फिर मैं बात करता हूँ एसिस की। एसिस में 160 की रेंज में बेटा क्या है, 160 की रेंज में है 164, 166, 168, 169, तो 4, 6, 8, 9। फिर बेटा 170 की रेंज में क्या है, 171, 173, 174, 134 लिख दिया। बेटा 180 की रेंज में क्या है, 180, 181, 182, 182 चार हैं, तो 0, 1, 2, 2 चारों लिख दिए। तो बेटा इसके भी 11 बच्चे हो गए, 11 स्टूडेंट्स यानी कि प्लेयर्स हो गए, इसके भी 11 हो गए। अगला पार्ट क्या कह रहा है, अच्छा आपने लेकिन की लाजमी मेंशन करनी होती है, विदाउट की आपको मार्क नहीं मिलेगा। आपने कोई सा भी डेटा उठा लिया इस रेंज में से, इस रेंज में से या इसमें से, क्योंकि राइट लेफ्ट दोनों पे है। तो मैंने फर्ज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया 18 वाला उठाया, 18/1 राइट पे बेटा जेट्स है, लेफ्ट पे क्या है, एसेस है, तो मैं इसे कह दूंगा 181, यानी कि 181 सेंटीमीटर फॉर जेट्स एंड 182 सेंटीमीटर हाइट फॉर एसिस प्लेयर। इस तरह से आपने की लिखनी लाजमी है। अगला पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द मीडियन एंड इंटरकोटाइल रेंज फॉर द हाइट्स ऑफ द प्लेयर ऑफ एसिस। मीडियन और इंटरकोटाइल रेंज चाहिए एसिस का। बेटा एसिस के प्लेयर कितने हैं, 11 हैं, 11 एक ऑड नंबर है, इसका अगर मुझे मीडियन चाहिए तो ऑड नंबर का मीडियन कैसे निकलता है, +1 करके डिवाइड बाई 2, यानी कि 11 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये 6 पोजीशन। तो मैंने देखा 6 पोजीशन में क्या लिखा हुआ है, ये रहा, तो ये तो हो गया हमारे पास बेटा क्या, Q2। अब एक बात सुनो, इससे पीछे कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इससे पीछे कितनी वैल्यूज हैं, 5, आगे भी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है, क्योंकि देखो मुझे इंटरकोटाइल रिंग चाहिए। दिस मीन्स दैट आई नीड टू इवैल्यूएट Q1 एज वेल एज Q3। सही है, तो बेटा अब 5 इज अ ऑड नंबर,
तो आप क्या करेंगे 5 + 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि लोअर क्वार्टाइल क्या होता है, मीडियन का भी मीडियन 25% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी है ना, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, थर्ड पोजीशन। अब थर्ड पोजीशन में क्या आ रहा है, 1 2 3 168, ये हो गया हमारा Q1। अब देखो मैं मीडियन से कितना पीछे गया टू इवैल्यूएट Q1, 1 2, तीसरी भी Q1 था। अपर क्वार्टाइल क्या होता है, 75% होता है। तो 50 से अगर 75% जितना, 50 से 25% जितना पीछे जाना होगा, 50 से 75% जाने के लिए उतना आगे जाना होगा। नहीं, 1 2, तीसरा, ये हो गया हमारे पास क्या, Q3। तो बेटा अगर मुझे इसकी इंटरक्वार्टाइल रेंज चाहिए होगी, Q3 माइनस Q1, Q3 है 181, लोअर क्वार्टाइल गया 168, तो वहां पे इंटरक्वार्टाइल रेंज आ जाएगी इसकी 13 सेंटीमीटर। चलो भाई, ये वाली बात भी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा है बेटा, give one comment comparing the spreads of the height of aces and jets। अब बेटा अगर स्प्रेड को हमने वो कंपेयर करना है, तो मुझे तो अब बेटा जेट्स का भी निकालना पड़ेगा इंटरकोटाइल। तो पहले तो मैं इसका निकालूंगा क्या भाई, 11 मीडियन, 11 + 1/2, सिक्स पोजिशन। सिक्स पोजिशन में क्या लिखा है, 175, ये हो गया इसका मीडियन। फिर बेटा इससे पीछे कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, 5 + 1/2, थर्ड। बेटा थर्ड वैल्यू क्या है, 170, ये हो गया हमारे पास क्या बेटा, Q1। कितना पीछे गया, 1 2, थर्ड। आगे भी कितना जाऊंगा, 1 2, थर्ड। ये आ गया आपके पास बेटा Q3। इसकी भी इंटरकोटाइल रेंज निकाल ली मैंने, ये क्या आ जाएगी, 188 माइनस 170, विच इज 18 सेंटीमीटर। अब बेटा एक की 18 आई है और एक की 13 आई है, तो बेटा आप ये कह सकते हो ना, जेट्स का डेटा ज्यादा स्प्रेडेड है, मोर देन एसिस। स्प्रेड को आपने कंपेयर कर लिया। फिर एक और सवाल देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या हो रहा है, द हाइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 166 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 10। भाई डेटा ऑलरेडी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो आपको कंटिन्यूटी करेक्शन नहीं लगाना पड़ता। अब इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन मेंबर ऑफ द क्लब हैज अ हाइट ऑफ लेस देन 170, x being less than 170। तो भाई इस पे तो z वैल्यू निकालोगे सीधी सीधी, x minus mu upon standard deviation। z वैल्यू आई 0.4, phi of 0.4, प्रोबेबिलिटी आ गई 0.655। ये तो आसान था सवाल। Given that 40% of the members have heights greater than h, 40% की more than h है, तो भाई x being greater than h की प्रोबेबिलिटी है 0.4। तो बेटा ये h पॉजिटिव रीजन में होगा या नेगेटिव में होगा, तो आप कह दोगे कि भाई ये तो डेफिनेटली पॉजिटिव रीजन में, तभी तो एरिया 0.5 से छोटा है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग लेस देन h क्या हो जाएगा, 0.6। अच्छा, यहाँ पे जो z वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ए आएगी, तो मैंने क्या कह दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ z बीइंग लेस देन a इज 0.6। a क्या आ जाएगा, फाइ इनवर्स ऑफ 0.6, प्रोबेबिलिटी से z वैल्यू निकली क्या, 0.253। भाई z वैल्यू कैसे निकलती है, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। x क्या है भाई, h, मीन 166, स्टैंडर्ड डिवीजन 10, तो आपके पास बेटा h भी आ जाएगा बड़े आराम से। द रैंडम वेरिएबल x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई वेरिएबल x है जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है with mean mu and standard deviation sigma, given that sigma is equal to 2 by 3 mu, find the probability that the randomly chosen value of x is positive। अरे यार x की कोई भी रैंडम वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव तो ही होती है ना जो ग्रेटर देन जीरो। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, म्यू कॉमा वेरिएंस, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि x की कोई भी वैल्यू पॉजिटिव यानी कि वो ग्रेटर देन जीरो, तो मैं क्या कर दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z बीइंग ग्रेटर देन जीरो माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। सही है। तो बेटा ये मैंने क्या हरकत कर दी, स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह क्या लिख दिया, 2 by 3 म्यू।
बेटा म्यू और म्यू कैंसिल हो गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z बीइंग ग्रेटर देन -1.5, भाई ये z वैल्यू है, -1.5 से आगे का एरिया चाहिए हमें ना। अब -1.5 से आगे का एरिया बराबर होता है किसके, लेस देन 1.5 के एरिया से, और लेस देन 1.5 का एरिया होता है 5 ऑफ 1.5। अब बेटा 5 ऑफ 1.5 कैसे निकलेगा, 0.9332। तो हम लोग क्या कह देंगे कि भाई कोई भी वैल्यू पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.933। ठीक है मेरा बच्चा। अगला सवाल क्या है, फ्रेडी हैज 2 बैग्स ऑफ मार्बल। फ्रेडी के पास बेटा 2 बैग्स हैं मार्बल के। बैग ए में 7 रेड हैं 3 ब्लू हैं। बैग ए में 7 रेड और 3 ब्लू। बैग वाई में 4 रेड और 1 ब्लू। फ्रेडी चूजेस वन ऑफ द बैग्स एट रैंडम, यानी पहले वो एक बैग चूज करेगा। दोनों बैग्स बेटा इक्वली लाइकली है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। और मार्बल इज रिमूव्ड एट रैंडम फ्रॉम दैट बैग। एक मार्बल बेटा उस बैग से निकाला और फिर रिप्लेस नहीं करा। फिर उसके बाद एक नया रेड मार्बल हर एक बैग में ऐड कर दिया। हर एक बैग में एक रेड मार्बल ऐड कर दिया। फिर सेकंड मार्बल निकालते हैं एट रैंडम फ्रॉम द सेम बैग दैट द फर्स्ट मार्बल हैज बीन। जिससे पहला मार्बल निकाले उसी से फिर सेकंड मार्बल भी निकालते हैं। सही है। ड्रॉ अ ट्री डायग्राम टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। अब बेटा मेरी एक बात जरा सुनो। पहले तो हम बात करेंगे बैग्स की। बेटा बैग एक्स, एक्स की प्रोबेबिलिटी 1/2, वाई की प्रोबेबिलिटी 1/2। सही है। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई अगर मैं बैग एक्स की बात करूं, पहली बारी में या तो रेड निकलेगा या तो ब्लू निकलेगा। सही है। और वाई में भी यही है, या तो रेड निकलेगा या तो ब्लू निकलेगा। ये बात हमें क्लियर है भाई। रेड की प्रोबेबिलिटी इनिशियली क्या है, 7/10 है ये। ओके, हाँ सॉरी। अब बेटा अगर फर्ज करो 10 थे ना पहले, अब अगर फर्ज करो 7 में से एक निकल गया, सही है ना, तो 6 रेड बचे हैं और टोटल मार्बल्स 9 बचे हैं। लेकिन हमने उठाया दोबारा से क्या डाला, रेड ही डाला। तो जो 6 थे वो वापस से क्या हो गए, 7। और जो 9 हो गए थे वो दोबारा से कितने हो गए, 10। लेकिन ब्लू के लिए अब क्या होगा, अभी भी क्या होगा भाई, 3/10। कोई मसला ही नहीं है। लेकिन बेटा एक बात सुने, अगर फर्ज करो पहली बारी में बैग एक्स से निकला ब्लू, बैग एक्स से निकला ब्लू, अब रेड निकले, देखो ब्लू निकल गया है, तो अब ब्लू मार्बल्स कितने बचे हैं, 2। टोटल मार्बल कितने बचे हैं, 9। पहली बारी में अगर ब्लू निकल गया, यहाँ पे ब्लू निकल गया, तो 2 ब्लू बचे और टोटल 9 है। लेकिन अब हमने दोबारा से क्या डाला, रेड ही डाला, रेड मार्बल ही डाला। तो पहले भी रेड के साथ थे, अब कितने हो जाएंगे, 8। तो अब रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 8/10। और बेटा ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2/10। फिर अगर फर्ज करो मैं बैग वाई की बात करूं बेटा, बैग वाई में पहले था रेड 4, पहले थे रेड 4। अब भाई एक निकल गया, टोटल 5 थे, बचे कितने होंगे भाई, 3 रेड बचे होंगे और टोटल मार्बल्स हमारे पास 4 बचे होंगे। लेकिन हमने दोबारा से इसमें क्या डाल दिया, एक और रेड डाला है। तो अभी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड की, 4/5। लेकिन ब्लू की क्या हो जाएगी, 1/5। अगर फर्ज करो बेटा पहली बारी में ब्लू निकल गया, पहली बारी में ब्लू निकल गया, अब रेड कितने होंगे, चारों के चारों ही रेड बचे होंगे। हमने एक और रेड डाल दिया, चारों के चारों रेड बचे, एक और रेड डाल दिया। तो अब रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/5। भाई अगर एक बार ब्लू निकल गया, एक ही ब्लू था, अब तो ब्लू बचा ही नहीं, दोबारा से ब्लू आने की तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0। देखो बेटा इस सवाल में जो है ना लॉजिक्स को समझना बड़ा जरूरी था। सही है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप लोग जब तक ये बेटा थ्योरी नहीं सही से पढ़ेंगे ना, तब तक कहानी सीधी नहीं होगी, और यहाँ पे सिलेक्शन विलेक्शन नहीं हो सकती। सही है बेटा? तो ये वाली चीज आपको पढ़ के ही करनी होगी। अब बेटा इस सवाल में तो सारा गेम था रेड, जब भी एक मार्बल निकल गया उसी बैग में दोबारा रेड डाल लेते। ये तो एक कहानी थी, ट्री डायग्राम बन गया। अब जरा इसके सवालात और देखते हैं क्या हैं। ट्री डायग्राम में थोड़ी मेहनत थी। अब इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ द मार्बल्स रिमूव फ्रॉम द बैग आर ऑफ द सेम कलर। दोनों मार्बल सेम कलर के हैं भाई, तो ये तो थोड़ा सा मसला हो गया। अब दोनों मार्बल सेम कलर क्यों? ऐसा हो सकता है कि भाई एक्स में से दोनों रेड आ जाएं, या ऐसा हो सकता है बेटा एक्स में से दोनों ब्लू आ जाएं। या तो फिर बेटा ऐसा भी हो सकता है कि वाई में से दोनों रेड आ जाएं। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि बेटा वाई में से दोनों ब्लू आए, दो ब्लू की तो कहानी आई नहीं है वाई में। सही है? तो आपको इन्होंने क्या बोला था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल्स रिमूव फ्रॉम द बैग आर ऑफ द सेम कलर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1/2 इंटू 7/10 इंटू 7/10। ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 3/10 इंटू 2/10। ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 इंटू 4/5 इंटू 4/5। सही है? अगला पार्ट क्या है इसका, find the probability that bag Y is chosen given that the both the marbles removed are not both of the same color। अच्छा भाई, जो दोनों बैग्स आप मार्बल्स आपने उठाए ना वो सेम कलर के नहीं है, ये गिवन कंडीशन है। तो पहले तो आप नॉट सेम के निकालोगे। भाई सेम की प्रोबेबिलिटी आई है 0.595, तो नॉट सेम की क्या हो जाएगी, 1 में से माइनस कर दिया। अब बेटा नॉट सेम कैसे हो सकता है, नॉट सेम, नॉट सेम हो सकता है कि भाई व्हाइट में से रेड, व्हाइट रेड ब्लू है, या वाई में से ही ब्लू और रेड है। सही है? तो बेटा आप लोगों के पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। भाई नॉट सेम का जरा मतलब पहले समझो, नॉट सेम का गाइस पहले मतलब समझो। नॉट सेम का मतलब है एक्स में से रेड और ब्लू, या तो फिर एक्स में से ब्लू और रेड, या तो फिर वाई में से रेड और ब्लू, या तो वाई में से ब्लू और रेड। नॉट सेम का ये मतलब है, इन चारों को निकालो। बेवकूफों की तरह वैसे तो मैंने 1 में से माइनस कर दिया था, या तो आप ऐसे करो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है ना, इन्होंने कहा है गिवन दैट बाई नॉट सेम है मार्बल्स, नॉट ऑफ द सेम कलर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे वर फ्रॉम बैग वाई। यानी कि बैग वाई के जो दोनों आउटकम है ये न्यूमरेटर में आ जाएंगे। तो ये क्या आएगा बेटा, 1/2 इंटू 4/5 इंटू 1/5, और 1/2 इंटू 1/5 इंटू 5/5 डिवाइड बाय नॉट सेम। नॉट सेम आप लोगों का मैंने यहाँ पे निकाला हुआ था 0.405। चेक कर रहे हैं बेटा ये सवाल कितना खूबसूरत था। अच्छा, इस सवाल में सारा गेम था ट्री डायग्राम का। इफ एनी स्टूडेंट वाज एबल टू ड्रॉ द ट्री डायग्राम इफेक्टिवली, तो उसे इतना मसला नहीं हुआ होगा। हाँ, अगर किसी ट्री डायग्राम नहीं हुआ बोर हो जाएगा। ठीक है, तो अंग्रेजी पढ़ के ट्री डायग्राम सही से बनाना। चलो भाई, ये भी सवाल में कितने, दो 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 चार छः, 6 3 7 9, बहुत नंबर दे दिए इन्होंने। अब ये सवाल है बेटा आखिरी इस पेपर का। यहां पे क्या हो रहा है चेक करते हैं बेटा। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द 9 लेटर्स ऑफ द वर्ड एंड्रोमेडा। बड़ा ही अजीब सा वर्ड है, एंड्रोमेडा, in which no consonant is next to one another। और इन्होंने बता दिया कौन सा कॉन्स्टेंट है कौन सा नहीं है बाकी।
इन्होंने कहा है कि भाई कोई भी कॉन्सोनेंट एक दूसरे के साथ ना हो। इसका क्या मतलब है कि सारे के सारे कॉन्सोनेंट सेपरेटेड हैं। वो यार वॉवल्स यहाँ पे कितने हैं हमारे पास? 4 वॉवल्स हैं। वॉवल्स कौन से हैं? 2 ए, एक ओ, एक ई। कॉन्सोनेंट्स कितने? एन, डी, डी, आर, एम। 5 कॉन्सोनेंट है। तो मैं स्टार्ट करूंगा कॉन्सोनेंट से, फिर वॉवल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवल, फिर कॉन्सोनेंट। सही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हो गए। ठीक है बेटा। अब बात क्या है कि नो कॉन्सोनेंट। सही है? क्या होगा यहाँ पे? आप लोग बड़े आराम से क्या करेंगे भाई? बड़े आराम से 5 में से एक कॉन्सोनेंट 5C1, 4 में से एक कॉन्सोनेंट, 3 में से एक कॉन्सोनेंट। मैं भी सिर्फ कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर रहा हूँ। 2 में से कॉन्सोनेंट, 1 में से एक कॉन्सोनेंट, एंड देन वॉवल्स। 4C1, 3C1, 2C1, 1C1। लेकिन लेकिन बेटा हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट्स रिपीट हुए? 2। 2 डी है ना? और हमारे पास बेटा कितने वॉवल्स रिपीट हुए? 2। 2 ए हैं। सही है बेटा? अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? Find the number of different arrangements of the 9 letters of the word Andromeda in which there is an A at each of the ends and the D's are not together. भाई पहली बात सुनो, A तो फिक्स कर दो आखिर में। A हमने कर दिया फिक्स। फिक्स पोजिशनिंग मेथड क्या कहता है कि भाई जब किसी चीज को फिक्स कर दो उसको छोड़ना नहीं है, छेड़ना ही नहीं है। तो भाई कितने अल्फाबेट्स बचे हमारे पास? 7। 7 अल्फाबेट्स बचे हैं। अब इन्होंने क्या कह दिया? द टू डीज आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि दोनों के दोनों डी एक दूसरे से सेपरेटेड है। तो रिमेनिंग कितने अल्फाबेट्स बचे होंगे? 5। उन पांचों को मैंने अरेंज करा कैसे? 5 फैक्टोरियल से। उन 5 के बीच में गैप्स कितने हैं? 6। 6 में से एक गैप में एक डी आया, 5 में से एक गैप में एक और डी आया। लेकिन दोनों डी सेम है, तो डिवाइड किससे कर दिया? 2 फैक्टोरियल से। बेटा अगर फर्ज करो मेरे पास अल्फाबेट्स हो, सुने, एन, डी, आर, ओ, एम, ई, डी। मैं कह रहा हूं दोनों डी साथ में हो, तो आप बाकी के लिखोगे एन, आर, ओ, एम, ई। ये पांचों कैसे अरेंज होंगे? 5 फैक्टोरियल। इनके बीच में गैप्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो बेटा 5 फैक्टोरियल इंटू 6C1 इंटू 5C1 अपॉन, बेटा दोनों डी सेम है ना, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। खत्म। दैट्स इट। ए तो फिक्स कर दिए थे, इसलिए उन्हें मैंने कंसिडर भी नहीं करना। अगर किसी ने इन ए को भी कंसिडर करना, मैं कहता हूँ भाई ठीक है कर लो। 2 में से एक इधर आया, 1 में से एक इधर आया, लेकिन ये दोनों भी आपस में क्या रिपीटेड है? जब भी रिपीटेड होते हैं दोनों डिवाइड करते हैं रेपिटेशन से, तो ये दोनों भी कैंसिल होके 1 बना देते हैं। तो व्हाई कंसिडर देम एट ऑल? ठीक है बेटा। अगला सवाल। 4 लेटर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द 9 लेटर्स ऑफ द वर्ड एंड्रोमेडा। सही है? आपने क्या करना है, सिर्फ सिलेक्शन की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस सिलेक्शन कंटेन एट लीस्ट 1 डी एंड एग्जैक्टली 1 ए। यार देखो, 4 अल्फाबेट आपने सेलेक्ट करना है, सिर्फ सेलेक्ट करने बेटा, अरेंजमेंट की कोई बात नहीं है यहाँ पे। इन्होंने कहा है 4 सेलेक्ट करो, कम से कम एक डी हो, यानी कि एक डी भी हो सकते हैं, 2 डी भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा एक ए तो लाजमी हो। तो मैं काम करता हूँ, एक बार मैंने एक डी रखा, एक ए रखा। मेरे पास बेटा टोटल डी कितने हैं? 2। 2 में से एक डी आ गया। कितने ए हैं? 2। 2 में से एक ए आ गया। लेकिन रिमेनिंग अल्फाबेट्स कितने हैं? एंड्रोमेडा में 9 अल्फाबेट्स हैं, 2 डी 2 ए, यानी कि 4 हटा दो, 5 बचे। 4 अल्फाबेट सेलेक्ट करने हैं, तो बाकी 5 में से मुझे मजीद कितने और सेलेक्ट कर लिए? 2। एक डी और एक ए तो हो चुका है ना। 4 सेलेक्ट करने, एक डी और एक ए सेलेक्ट हो चुका। अब बाकी 5 में से आपको 2 सेलेक्ट करने होंगे। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि मैंने 2 डी ले लिए, एक ए लिया, एटलीस्ट 1 डी का था ना। एक बार एक डी रख के देखा, एक डी और एक ए तो फिक्स है। और एक बार मैंने क्या कर दिया, 2 डी और एक ए रख दिया, तो बेटा 2C2, 2 डी, 2 में से एक ए, 2C1।
बाकी रिमेनिंग कितने हैं? 5 अल्फाबेट्स हैं। उन 5 में से मैंने सिर्फ एक और सेलेक्ट करना है क्योंकि बेटा 2 डी और 1 ए तो आ चुका है। बाकी 5 में से एक चाहिए होगा। 5C1 सही है। तो बेटा मेरे डिजायर्ड आउटकम कितने बन रहे हैं? 50। और बेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी मांगी थी ना उन्होंने। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर नंबर ऑफ डिजायर्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल। नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम कितने? 50। टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है? 9 में से कोई से भी 4 सेलेक्ट कर लो, तो 9C4। तो बेटा 50 डिवाइड बाय 9C4 इज व्हाट? 25/63। दैट्स इट। यहाँ पे जाके बेटा आपका ये वाला पेपर भी खत्म हो गया। सही है। चलें, गुड है बेटा, ये वाली चीज यहाँ पे जाके हमारी एंड हो गई। और ये हमारा बेटा यहाँ पे पेपर पूरे मार्क्स आ गए बड़े आराम से। मुझे नहीं पता इसका थ्रेशोल्ड क्या है, आप लोग देख लेना, लेकिन इसका थ्रेशोल्ड होना चाहिए 44 42 के बीच में।